ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो हम लोग लास्ट क्लास में इंसर्ट एंड अपडेट पढ़े थे। अब इंसर्ट एंड अपडेट दोनों का मिक्सचर जो है उसे कहते हैं मर्ज स्टेटमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मर्ज स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, मर्ज मतलब इसमें ये इंसर्ट एंड अपडेट एक साथ होता है। ठीक है, वो- तो वो देखते हैं। तो मेरा कौन कौन सा टेबल्स था, लास्ट टाइम मैंने कुछ डमी टेबल्स भी शायद बनाए थे। एम्प्लॉय एंड उसको टेस्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टेस्ट। एम्प्लॉय, लेट्स पहले इसको देखते हैं इसके अंदर कैसा डेटा है। एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टेस्ट, इसमें मेरा इस तरह का डेटा है। एंड दूसरा टेबल है एम्प्लॉयज अंडरस्कोर बैकअप। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर बीकेपी। अब मुझे ये देखना होगा कि मर्ज मुझे अपडेट करना क्या है, पहले वो देखता हूँ। कोई यूज केस, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो सैलरी किसी का निगेटिव नहीं है। ठीक है नेगेटिव है। ओके, तो कुछ तो गड़बड़ करना होगा डेटा पहले। इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं 90 एंड 60 के। तो पहले देखता हूँ वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इन 60, 90। लेट्स सी एक्चुअल में कैसा है। यहाँ पर भी वैसा ही है जैसा एम्प्लॉय टेबल में है, टेस्ट में है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेस्ट वाला है पहले इसका डेटा ख़राब कर देता हूँ। ओके, अभी तो दोनों सेम है तो क्या ही अपडेट करूँगा, दो अलग अलग रो सोर्सेस को मैच करना है। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ ऐसा चेंज करता हूँ जो हमारे बैकअप टेबल में नहीं है, तभी तो पता चलेगा कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या अपडेट हो रहा है। तो लेट्स से तो पहले टेस्ट टेबल में ही कुछ चेंज करता हूँ। मैनुअली मैं इसमें अपडेट करता हूँ। सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी इंटू -1, वेयर साइन ऑफ सैलरी इक्वल्स टू -1। जहाँ माइनस में है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसको पॉजिटिव कर दो। तो अभी यहाँ पर देखो इसने पॉजिटिव कर दिया है डिपार्टमेंट नंबर 90 के लिए, और मेरा बैकअप टेबल में देखो डिपार्टमेंट 90 के लिए निगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा कि बैकअप टेबल और टेस्ट टेबल से दोनों को मर्ज करके बैकअप टेबल को ठीक करूँगा। लेट्स से कि टेस्ट टेबल में कहीं से कोई डेटा आया है और उसको अपने मेन टेबल में ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मर्ज इनटू, इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, मर्ज इनटू एम्प्लॉय बैकअप, इसका नाम रखते हैं EMP1। ओके, और यूजिंग कौन से टेबल से, जहाँ से मेरा सोर्स कहाँ है, जहाँ से मैं डेटा ला करके बैकअप में डालना चाहता हूँ, मतलब आई मीन अपडेट एंड इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये हो गया एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टेस्ट, इसका नाम रख देता हूँ EMP2। अब यहाँ पर दोनों का ज्वाइंट कंडीशन होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन EMP1, और दोनों में कॉमन क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी है। अगर दो कॉमन है तो दो ये कॉलम नेम का ज्वाइनिंग करेंगे। तो EMP1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू EMP2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये हो गया। अब आगे लिखना है क्या, यहाँ से वहाँ हो गया, मतलब कि मुझे मर्ज करना है बैकअप टेबल में, यानी मर्ज इनटू, यानी फाइनली डेस्टिनेशन यही है। और सोर्स क्या है, तो यूजिंग दिस, यूजिंग के बाद जो टेबल नेम लिखेंगे, आप यहाँ टेबल नेम लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा सा क्वेरी लिख सकते हो जिसके अंदर दो तीन टेबल का ज्वाइनिंग हो, या फिर कैसे भी करके
आप एक क्वेरी लिख सकते हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, या डायरेक्ट टेबल का नाम लिखना है लिख सकते हो, सोर्स आपका कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग में मेरे पास ऑलरेडी दूसरा टेबल है, तो मैं यहाँ से बैकअप टेबल में डालना चाहता हूँ, और इन दोनों का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन को कैसे पता चलेगा, तो वो एम्प्लॉय आईडी से हम लोग यहाँ डाल दें, अगर दो है तो ऑन के बाद यहाँ पे एंड में एक और ज्वाइन कंडीशन डाल दो, अगर एक एक से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन मैच्ड, यानी अगर इसका एम्प्लॉय यानी सोर्स का एम्प्लॉय आईडी और टारगेट का एम्प्लॉय आईडी दोनों मैच कर गया, यानी ऑलरेडी टारगेट में भी है वो एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट, मैच करेगा तभी जब दोनों जगह होगा, करेक्ट। तो व्हेन मैच्ड उस समय आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो क्या करना है अपडेट, सेट, लेट से मैं एक ही कॉलम कर रहा हूँ, आप मल्टीपल कॉलम्स कर सकते हो, तो सैलरी यानी किसका, EMP1 का सैलरी इक्वल्स टू EMP2 का सैलरी, ठीक है। आप दूसरा और भी कॉलम करने हैं तो आप यहाँ लिख दोगे EMP1 डॉट फर्स्ट नेम EMP एंड इक्वल्स टू EMP2 डॉट फर्स्ट नेम, आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेट से ऐसा इक्वल्स टू EMP2 डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स आप अपडेट कर सकते हो एक साथ, ठीक है, फॉर डैट एम्प्लॉय, मतलब एक रिकॉर्ड के लिए। तो लेट से अभी फ़िलहाल मैं एक ही करना चाहता हूँ, तो अगर मैच करेगा यानी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप सैलरी बस रिप्लेस कर दो जो भी है, और यहाँ पर लिखो व्हेन नॉट मैच्ड, यानी अगर मैच नहीं करता, इट मीन्स क्या कि ये एम्प्लॉय जो टेस्ट में जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय बैकअप में नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप एम्प्लॉय बैकअप में वो डाल दो, यानी इंसर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिख दो इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आप कॉलम नेम मेंशन कर दो एंड वैल्यूज मेंशन कर दो कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ बैकअप के अंदर बहुत सारे टेबल कॉलम्स है, जरूरी नहीं कि मैं सबके सब एक साथ अभी ही इंसर्ट कर दूं, कुछ कॉलम वैल्यू लेकर के इंसर्ट कर सकता हूँ, बाद में वो सब मैं अपडेट भी कर सकता हूँ कोई दूसरे मेथड से, है ना। तो कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं और कुछ ज़रूरी है जो इस टेबल में है ऑलरेडी टेस्ट में, तो उसको उतना ही डालेंगे, बाकी डिटेल्स हम दूसरे टेबल से डाल सकते हैं बाद में, या फिर सारे के सारे हैं तो सारे यहाँ पे हम फील्ड का नाम डाल देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेस्ट में देखते हैं अभी मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक दो तीन तीन पाँच ही है, न्यू सैलरी तो उधर है नहीं शायद, तो एक्चुअल एम्प्लॉय आईडी तो ज्वाइनिंग ही है, तो एम्प्लॉय आईडी भी लेना होगा क्योंकि इंसर्ट है ना। तो यहाँ पर ले लो कॉलम का नाम एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, फर्स्ट नेम, मैनेजर आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, मेरे पास इतने ही कॉलम्स हैं जो टेस्ट टेबल में हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा तो वो भी लिख लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसी ऑर्डर में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे इंडेंटेशन दे देता हूँ ताकि ये समझ में आए, ओके, ठीक है। वैल्यूज़ में भी सेम ही होगा, सेम नाम वहाँ पे है, लेकिन इस बार यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा EMP2 डॉट, ताकि ये समझ में आए कि ये ठीक है। तो यहाँ पे EMP2 डॉट डाल दो, EMP2 डॉट EMP2 डॉट EMP2 डॉट, और ये स्टेटमेंट कंप्लीट। अभी थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ। यूजिंग में शायद से यहाँ पे ब्रैकेट होगा, शायद इसके लिए ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, कॉपी। तो यहाँ पे ये समझ में आया ना स्टेटमेंट, मर्ज इनटू, इस टेबल में मर्ज करो, ये सोर्स है यहाँ से डेटा फेच करो और इसमें डालने की कोशिश करो। डालने समय क्या चेक करना है कि अगर सेम एम्प्लॉय आईडी दोनों में मिल गया जो ज्वाइनिंग कंडीशन है तो आप अपडेट करो, अगर नहीं मिला है
तो आप बैकअप टेबल में अगर नहीं अवेलेबल है तो इंसर्ट कर दो, अगर अवेलेबल है तो आप सिंपली सिर्फ अपडेट करो। यही इसका फंडा है। लेट्स इसको रन करके देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या। मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्ट होगा क्या। क्या छूट गया। देन शायद छूट रहा है। ये इनटू नहीं होगा। दिस इज द राइट फॉर्मेट। यही सिंटैक्स है। अब ये रन करेगा अभी भी कहीं पैरेंथेसिस छूट रहा है। ओके, दो दो जगह लगा दिया है। 9 रो मर्ज। अभी मैं रोल बैक करता हूँ फिलहाल। ओके, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है। यूजिंग यहाँ पे टेबल नेम और व्हेन मैच देन मैंने छोड़ दिया था, व्हेन नॉट मैच देन ये मैंने छोड़ दिया था, और सब कुछ बाकी वैसे ही है। तो ये जब करोगे। हम्म ठीक है। सिंटैक्स बताना है या मतलब। ओके। ओके, मर्ज का सिंपल है कि आप जब भी जैसे कि कोई एक टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है, करेक्ट। ये इन नॉर्मल केसेस आप इंसर्ट स्टेटमेंट लास्ट बार हम लोगों ने सीखा था, इंसर्ट या फिर अपडेट, अलग अलग हम लोग इंसर्ट अपडेट कर रहे थे। अगर आपको कोई एक अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो कैसे कैसे इंसर्ट कर रहे हैं आप। किसी टेबल में अगर डेटा डाल रहे हो तो आप मैनुअली तो बार बार अलग से इंसर्ट स्क्रिप्ट नहीं रखोगे ना, 5 इंसर्ट मैनुअली बनाओगे, इंसर्ट स्क्रिप्ट इनटू कोई ना कोई दूसरे टेबल से। हाँ, उतने रिकॉर्ड्स के लिए आप बार बार खुद से मैनुअली तो बनाओगे नहीं, कहीं ना कहीं कोई दूसरे टेबल में वो डेटा होगा। भले ही वो उसका कॉलम नेम डिफरेंट होगा, या फिर आप प्रॉपर उसका ज्वाइनिंग करोगे और प्रिपेयर करोगे कि उतने कॉलम्स रेडी हो जाएं, 2-3 टेबल ज्वाइन करके और कुछ ग्रुप बाय वगैरह करके रेडी करोगे, कि आप में सो टारगेट टेबल में डाल सको। ठीक है। तो वैसे ही करने के लिए कि आप आपका जो कहीं से सोर्स है और कोई टारगेट यानी जो मेन टेबल है उसमें डालना है, तो आपको यहाँ पर टारगेट टेबल का नाम लिखो। ठीक है। और उसमें फिर एक और ये भी है कि आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं, कि मतलब ऑलरेडी अगर वो रिकॉर्ड होगा तो क्या होगा। क्योंकि उसमें इन नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि आपका अगर 1,000 रिकॉर्ड पहले से इस टेबल में है, बैकअप टेबल में जिसमें आपको डालना है, और जब आप नया जो स्क्रिप्ट बना रहे हो वहाँ पे 2,000 रिकॉर्ड्स ला रहे हो, तो आपको ये उस समय टेंशन नहीं होना चाहिए कि 2,000 रिकॉर्ड में कहीं अगर 2-4 एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे जो पहले से होंगे। तो उस केस में प्रॉब्लम होता था कि अरे ढूंढो कि वो 2-3 एम्प्लॉय कौन कौन से हैं ऑलरेडी, करेक्ट। फिर उसको वहाँ से हटाओ ताकि मैं वो दो उसको दोबारा ना डाल दूँ, करेक्ट। तो वो सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही मर्ज है। ये एक साथ इंसर्ट एंड अपडेट दोनों करता है, कि अगर आपका ऑलरेडी डेटा सोर्स मतलब सोर्स में और टारगेट में दोनों में ऑलरेडी है, दोनों जगह अगर, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो वो इंसर्ट कर देगा, अगर है तो वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे मर्ज इनटू मतलब आपको किस में फाइनली डालना है, इंसर्ट अपडेट दोनों जो भी करना है इसी पे होगा। सबसे पहला जो टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। और यूजिंग मतलब ये सोर्स, या आप यहाँ पर एक लाइन का लिखो या फिर आप 10 लाइन का लिख सकते हो अलग अलग टेबल ज्वाइन करके।
अल्टीमेटली आपको वो कॉलम्स आपको चाहिए होंगे। तो आप ये सोर्स टेबल है ये आपका, जहाँ से आपको डेटा फाइन उठा करके डालना है बैकअप टेबल में। अब डालते समय ये कुछ तो दोनों का क्राइटेरिया होगा ना, कि आइडेंटिफिकेशन की ये चीज़ ऑलरेडी कोई एक रो, इसका जो रो है टेस्ट का ऑलरेडी बैकअप में है कि नहीं है, तो वो आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? कोई ज्वाइनिंग मतलब कोई कॉमन की होगा, करेक्ट, जिससे समझ में आएगा कि या तो एम्प्लॉय आईडी या फिर फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट एनीथिंग। तो कॉमन की यहाँ पे ये है कि अगर ये एम्प्लॉय, इसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी 100 है, क्या एम्प्लॉय बैकअप में वो 100 है क्या? तो वो देखेगा है। अगर, तो वो अगर है यानी, तो इस कंडीशन में आएगा व्हेन मैच्ड में। और अगर नहीं है तो वो इस इधर आएगा सीधा, इसमें नहीं जाएगा। तो फॉर एम्प्लॉय आईडी 100 जब देखेगा कि दोनों जगह है, तो वो चेक करेगा, अच्छा ये व्हेन मैच्ड है, मतलब ये वाला मैच कर गया। तो मैच कर गया नहीं, दोनों टेबल में है वो एम्प्लॉय आईडी 100, तो उस केस में उसको क्या करना है? उस केस में उसको इंसर्ट तो नहीं करना है। हाँ। हाँ। तो क्योंकि उस केस में उसको इंसर्ट नहीं करना, नहीं तो दो दो एंट्री हो जाएगा 100 का। तो उस केस में वो अपडेट करेगा, जस्ट वो डेटा को रिफ्रेश कर देगा कि इन केस उसका कुछ डेटा पुराना हो गया होगा, स्टेल होगा डेटा, तो वो उसको सिर्फ लेटेस्ट वाला फिर से कुछ कुछ कॉलम वैल्यू को अपडेट कर देगा, कि शायद से डेटा ही पुराना हो, है तो लेकिन पुराना है, तो चूंकि ये लेटेस्ट डेटा है, तो उससे वो रिप्लेस कर देगा जो जो कॉलम्स आप रिप्लेस करना चाहते हो वैल्यू। और अगर नहीं है एकदम से, तो नया इंसर्ट तो ऐसे भी करना ही था उसको, तो वो ये न्यू इंसर्ट का यहाँ पे है। अब न्यू इंसर्ट में आप एक बार में ज़रूरी तो नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया कि आप कॉलम नेम मैपिंग वाला मेथड यूज करोगे, कि आपको 5 नेम कॉलम से करना है, या फिर एक साथ आप 10 कॉलम नाम डाल दो, या फिर ऑर्डरिंग। क्योंकि अगर आप यहाँ कॉलम नेम मेंशन नहीं करोगे, तो वो फिर आप एक्सपेक्ट करेगा कि सारे कॉलम वैल्यू चाहिए उसको। अभी मेरे पास तो सारे कॉलम वैल्यू है नहीं टेस्ट में, तो वो मैं बाकी कॉलम वैल्यू कहाँ से लाऊं? हायर डेट, ईमेल, लास्ट नेम, ये सब नहीं है ना इसमें। तो हम फिलहाल जितना है उतना ही से इंसर्ट कर दे रहे हैं, फिर कोई दूसरे टेबल से उससे भी मर्ज करा देंगे, और जिसमें और डिटेल्स हों। ठीक है। तो यही बेसिक। चलेगा ना? हाँ, लेट्स से कि EMP2 में एम्प्लॉय आईडी नहीं है, सिर्फ EMP आईडी नाम है, लेकिन मुझे पता है ना कि EMP आईडी चीज़ वही है, डेटा टाइप भी वही है। डेटा टाइप सेम होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये एम्प्लॉय आईडी का ही फील्ड है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे ABC आईडी भी रहेगा, तो भी आपको तो पता है एज ए डेवलपर कि उस टेस्ट टेबल में ABC आईडी के अंदर जो डेटा है वो एक्चुअली में एम्प्लॉय आईडी ही है। नेम कुछ भी हो सकता है। हाँ, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप सेम होने चाहिए, कॉलम नेम जरूरी नहीं है। वो तो इंसर्ट में भी आपको देखना होगा ऑब्वियसली। आपका यहाँ पे मान लो कि सैलरी यहाँ से आपका एम्प्लॉय टेस्ट में या फिर डिपार्टमेंट आईडी है टेस्ट में, यहाँ पर वर्कर है, और इसमें आपका एक्चुअल टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। वो तो बेसिक रूल है ना, कहीं भी। ठीक है। तो ये मैं स्टेटमेंट रख देता हूँ ताकि आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है, मर्ज हो गया। अभी डिलीट का। डिलीट करना है तो क्या करेंगे? डिलीट करना है तो सिंपली, बहुत सिंपल तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आ, हाँ, करेक्ट। तो जैसे हम लोग बताए थे लास्ट टाइम कि अपडेट करने से पहले आप वेयर क्लॉज को अच्छे से चेक कर लो कि कितना रिकॉर्ड्स उस फिल्टर्स कंडीशन से अपडेट होने वाले हैं, तब आप उसके आगे अपडेट स्टेटमेंट यूज करो, करेक्ट। वैसे ही डिलीट करने से भी पहले आप देख लो सेलेक्ट में पहले कि कितने उस सेम फिल्टर कंडीशन से कितने रो अफेक्ट होने वाले हैं। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पर जितने निगेटिव हैं मुझे सिर्फ उसको डिलीट करना है। पहले रोल बैक कर देता हूँ जो भी डेटा पहले अपडेट हुआ होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसा फिल्टर कंडीशन डालता हूँ जहाँ पे जो जो निगेटिव सैलरी है जिसका, है ना,
तो साइन ऑफ सैलरी इक्वल्स टू -1। तो पहले सेलेक्ट में देख लो कि हाँ ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड मिले, यही 3 डिलीट होंगे। अब इसको कॉपी करो, आगे से सेलेक्ट हटा दो और यहाँ आगे में डिलीट लिख दो। तो आप ये 100% श्योर रहो कि उतने ही रिकॉर्ड डिलीट होंगे जितना मैं चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आपने वेरीफाई कर लिया। तो बस आगे डिलीट लगा दो और डिलीट कर दो, सिंपल। अब डिलीट करने के बाद आपको कमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका सिर्फ इसी सेशन में रहेगा और दूसरे को नहीं दिखेगा। कोई भी कोई भी डेटाबेस यूजर दूसरा जो होगा उसको नहीं दिखेगा। मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया, डिलीट किया, कमिट रोल बैक कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं एक और सेशन लेता हूँ इसी कंप्यूटर में, अलग से एसक्यूएल डेवलपर फिर से खोलता हूँ, जबकि सेम डेटाबेस सेम यूजर और कंप्यूटर भी सेम है, लेकिन दोनों का सेशन अलग अलग है। तो मैं वहाँ पर अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये एम्प्लॉयज़ बैकअप करूँगा या टेस्ट करूँगा, तो मुझे वहाँ पे डिलीटेड वाला दिखेगा फिर भी, मतलब मेरे हिसाब से वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेट से मैं इस सेलेक्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेरी कर रहा हूँ तो देखो एक भी नहीं है निगेटिव सैलरी का। इन यहाँ पर क्वेरी करूँगा तो मुझे दिखेगा, देखो, जो कि वहाँ डिलीट कर दिया। और यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है ना। तो ये डिलीट हो गया है, लेकिन अभी भी दूसरे यूजर्स को, मतलब कि कोई रिमोट कोई भी अदर यूजर उसको अगर उस डेटाबेस में क्वेरी करेगा उस टेबल में, तो उसको डेटा दिखेगा। वो सिर्फ सेशन में रहता है, जब तक आप इसको कमिट या रोल बैक नहीं करोगे तब तक दूसरे यूजर को वो चीज़ नहीं दिखेगा, उसका इफेक्ट। ये सिंपल सी बात है, जैसे आप एमएस वर्ड में कोई चेंजेस किए हो या फिर नोटपैड में यहाँ चेंज किए हो। अब मैं जब तक इसको कमिट और रोल बैक, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने जैसे चेंज किया, तो ये चेंजेस तो मेरे लोकल में है ना, इसको जब तक मैं सेव नहीं करूँगा, तो ये जो पहले अगर वो जो फाइल कहीं पर जो सेव था, इस पाथ पे जो फाइल सेव था, है ना, नेक्स्ट प्लान डॉट एसक्यूएल, ये फाइल को अगर मैं आपको शेयर कर दूँ, ईमेल कर दूँ या व्हाट्सअप कर दूँ, तो आपको क्या दिखता है, इतना ही वाला डिटेल दिखता है ना, ये एफ वाला नहीं दिखेगा ना। अब जब मैं इसको सेव करूँ, कंट्रोल एस करूँगा, तो परमानेंटली मेरे डिस्क में सेव हो जाएगा, और उसके बाद सेव हो जाएगा तब मैं वो फाइल किसी को भेजूंगा तो मुझे वो उसको भी लेटेस्ट वाला ये दिखेगा। अभी तो ये लोकल में है मेरा, क्योंकि ये इवन ये टेम्प्रोरी सेशन में है, अगर ये बंद कर दूँ नोटपैड तो ये चला जाएगा, करेक्ट। फॉर एग्जांपल ऐसा ही होता है ना, कोई भी वर्ड में एक्सेल में आपको बंद करने से पहले सेव करना पड़ता है, कमिट या रोल बैक करना पड़ता है। कमिट रोल बैक मतलब सेव अनसेव, सिंपल है, ऐसे समझो। तो उसी तरह यहाँ पे भी सेशन है, सेशन बंद करोगे ना ये, तो ये पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू कमिट और रोल बैक, देयर इज अनचेंज डेटा, मतलब चेंज डेटा पेंडिंग है, ऐसा करके। तो आपको कमिट या रोल बैक करना है। जब कमिट करोगे तो परमानेंटली वो डिस्क में चला जाएगा, उसके बाद जो कोई भी क्वेरी करेगा तो फिर वापस से जब वो डिस्क से डेटा फेच करेगा और उसको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, उस समय यहाँ पे वो नहीं मिलेगा उसको। तो इसलिए कमिट या रोल बैक भी ध्यान से करना होता है। कुछ टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, डिलीट और अपडेट का सबसे बेसिक रूल है कि सबसे पहले आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में देखो अपने वेयर क्लाउज के साथ कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स इफेक्ट होने वाले हैं, फिर आप डिलीट करो और फिर से सेलेक्ट चलाओ कि सच में वो हुआ है कि नहीं, और जब सही लग रहा है तभी कमिट करो। ठीक है, तो ये डिलीट था सिंपल। अब डिलीट में भी और भी तरीके हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पर वेयर क्लॉज में एक कंडीशन लगाया, उसी तरह एंड कंडीशन और अलग अलग 4-5 फिल्टर लगा सकते हैं, करेक्ट, जैसे सेलेक्ट में लगाते हैं 2-3 एंड एंड एंड। और फिर जितने तरह के आपका वेयर क्लॉज में आप यूज कर सकते हो, एंड कंडीशन और कंडीशन, या फिर आप एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, ये सारे कंडीशंस आप डिलीट में यूज करो। बस आगे में सिर्फ सेलेक्ट स्टार के जगह पे वो आप डिलीट लगा दो। उसी तरह आप यहाँ पे और भी यूज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने रोल बैक कर दिया है, नहीं तो मुझे फिर से इंसर्ट करना पड़ता, ठीक है। जैसे मुझे डिलीट करना है बैकअप टेबल से, मान लो, चलो। तो बैकअप टेबल में मान लो कि सबसे पहले एक मैं ये देखता हूँ डिपार्टमेंट्स,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। लेट्स से मुझे ह्यूमन रिसोर्स या फिर आईटी के लिए डेटा डिलीट करना है। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय टेबल में तो आईटी करके है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, वहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, नेम नहीं है। तो कोई बोलेगा कि कल के आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा कि आपको डिपार्टमेंट आईटी के लिए डिलीट करना है डेटा, क्या करोगे? तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इन, और इसके अंदर सब क्वेरी लिखोगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्ट, और बेटर होगा कि आप ऐसे अपर केस करके सर्च करो, है ना, ताकि प्रॉपर मैच हो। डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपर में लिखो आईटी। ठीक है। अब पहले अंदर के क्वेरी को इतना रन कर लो कि आईटी करके कितना आ रहा है, तो अच्छा 60 डिपार्टमेंट, यानी इस टेबल में जब ये क्वेरी करेगा तो डिपार्टमेंट आईडी उसको 60 मिलेगा, और 60 के लिए ही मेरा डेटा डिलीट होगा। तो पहले देखते हैं 60 के लिए रिकॉर्ड कितने हैं। तो 60 के लिए मुझे 5 रिकॉर्ड मिले। हाँ। हम्म। ये तो बताया था ना मैंने, जब फंक्शंस के बारे में बता रहा था कि हम लोग जब भी फील्ड सर्च करते हैं कोई डेटा, आगे में अपर या लोअर करेंगे अभी, तो उससे मेरा सर्च में क्या होगा कि दोनों साइड का डेटा पहले एक केस में आ जाएगा, यानी दोनों अपर या फिर दोनों लोअर। मान लो अपर की जगह पे मैं लोअर कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं आईटी लिख देता हूँ स्मॉल में। ठीक है। तो क्या होगा कि ये भी लोअर ये भी लोअर, जब दोनों हो गए तो आसानी से मैच करेगा डेटा। अभी क्या होगा कि यहाँ पे मान लो एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर यहाँ पर देखो पब्लिक रिलेशन है, करेक्ट। ये डिपार्टमेंट है, इसमें आगे का पी बड़ा है, इसमें आगे का आर बड़ा है। अब एग्जैक्टली exactly मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना, हो सकता है कि मेरा ये आर छोटा हो, या फिर मेरा ये पूरा का पूरा ऐसे बड़ा हो, कैपिटल में हो ये वाला रिलेशंस। तो मेरा केस मिक्स्ड केस हो सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है केस का, मतलब या तो सारे कैपिटल या तो सारे लोअर, या फिर कुछ कैपिटल कुछ लोअर। और मेरे टेबल में एक्चुअल में कुछ और होगा, और जो मैं यहाँ वेयर क्लाउज में डाल रहा हूँ वो कुछ और होगा, दोनों मैच नहीं करेगा। तो मुझे तो वो नहीं देखना है ना, मुझे देखना है कि एक्चुअली में वर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन कि वो लोअर अपर। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड वाले को सबको लोअर कर दे रहा हूँ, और इस साइड वाले को भी बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे डायरेक्ट रखो, और इस साइड भी लोअर लिख लो, आप मैनुअली ना करने की जगह पे आप खुद यहाँ लोअर लिया डाल दो, कि जो भी मैं इनपुट डालूंगा सबको लोअर, और जो इधर टेबल में है वो सबको लोअर, उसके बाद मैच करेगा। यानी केस का कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो वर्ड चेक करो बस। अब देखते हैं कि इसके, हाँ इसके देखो एक ही एम्प्लॉय का डेटा है पब्लिक रिलेशंस में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पब्लिक रिलेशंस मैंने एग्जैक्ट डाला है ना। अब यहाँ पे मैं एकदम से अजीब सा आर ई एल फिर ए, सारा देखो वर्ड वही है, कुछ भी लिख सकता हूँ अलग अलग मिक्स्ड केस में एकदम से मैंने, जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, है ना, एक्चुअल में ऐसा है डेटा में। तो भी ये काम करेगा, क्यों नहीं किया? मैं अच्छा रिलेशन से एस छोड़ दिया था, तो ये काम करेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग दोनों साइड केस को मैच करा देते हैं, ताकि उसके वजह से फिल्टरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आना। ठीक है। तो ये डिलीट का ही सिंपल चीज़ है। अब यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो बस कुछ करना नहीं है, सेलेक्ट के आगे ऐसे डिलीट लगा दो, बस खत्म, सब कुछ वही रहेगा। डिलीट बहुत ही सिंपल है, डिलीट कर दो यहाँ पे, ऐसे चलाया, वन रो डिलीटेड। ठीक है, डिलीट हो गया तो अब फिर से वापस चेक कर लो कि अभी भी वो, अब डिलीट करने के बाद मेरा वो वापस से नहीं आना चाहिए एक भी रिकॉर्ड, तभी वो समझेंगे कि सही से डिलीट हुआ है। तो जीरो रो मतलब वो डिलीट हो गया। रोल बैक करेंगे तो फिर से वो डेटा दिखने लगेगा। ठीक है। तो डिलीट में ऐसा कुछ नहीं है, हो गया। और
अपडेट एंड डिलीट के बाद आपको कमिट या रोल बैक करना ही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आगे। डिलीट के बाद अब देखो एक्सप्लिसिटली कमिट एंड इम्प्लिसिटली कमिट का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से डेटा डिलीट कर रहे हैं, यहाँ हमने डेटा डिलीट किया, और डिलीट करते हैं तो क्या करते हैं यूजुअली हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड से उसमें से कुछ रिकॉर्ड को ढूंढ करके डिलीट करते हैं। करेक्ट, लेट से कि 1 लाख रिकॉर्ड है तो उसमें वेयर क्लॉज ऐसे डाला कि मुझे वो 100 रिकॉर्ड फेच किया, उसी को डिलीट करना है। तो अगर मुझे पूरा टेबल को ही ट्रंकेट करना है, खाली करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ट्रंकेट ऐसा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप वेयर क्लाउज नहीं लगा सकते। ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा टेबल डेटा एकदम क्लीन कर देगा विदाउट एनी फिल्टर। मतलब कि जितना डेटा है सारा का सारा डिलीट कर देगा एक बार में, और साथ ही साथ ये ऑटो कमिट भी कर देगा। ये कमिट इसके साथ इम्प्लिसिटली कमिट है ये, समझ रहे हो। तो मैं पहले एक बैकअप बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इसका डेटा अभी एक बार भी चला दिया गलती से तो वो सब चला जाएगा, उसको रोल बैक भी नहीं कर सकता हूँ। तो पहले मैं एक बैकअप बना लेता हूँ इसी टेबल का, बैकअप 1 करके। ओके, क्रिएट टेबल बैकअप 1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, और बैकअप 1 को मैं ये ट्रंकेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ट्रंकेट चला दोगे, ये इम्प्लिसिट कमिट है। इंसर्ट इनटू करके बैकअप टेबल का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले आपको बैकअप टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर आप इंसर्ट करोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ याद नहीं है। हाँ, और सिम से, हाँ, अगर आपको इंसर्ट स्टेटमेंट चलाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसका ट्रंकेट करने से पहले एक बैकअप टेबल ले लेते हैं, और वो बैकअप टेबल में आप बोले कि इंसर्ट करके नहीं होता है। आप अगर आप इंसर्ट से बैकअप लेना चाहते हो तो पहले आपको मैनुअली इस टेबल का बैकअप टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, देन आप इंसर्ट कर सकते हो कोई दूसरे टेबल से सेलेक्ट स्टार इनटू करके। ठीक है, और ऐसे करने से क्या होता है कि ये क्रिएट टेबल पहले एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके बाद इससे जो रोज आपका रिटर्न होगा उतना ही रोज आपको उसी में डाल भी देगा लगे हाथ, एक ही साथ सारा काम कर देगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, तो जो इसका स्टार से कॉलम लिस्ट हो रहा है वही कॉलम लिस्ट का कॉलम नेम डेटा टाइप वैसा ही इसका नाम रखेगा। तो इसलिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, सिंपल है एक लाइन में। अच्छा, ये ऑलरेडी नेम बना हुआ है ऐसा। एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल ही तो है ये। हाँ, अच्छा, वो एसक्यूएल सर्वर का बात कर रहे हो। उसमें भी होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वो और एसक्यूएल सर्वर में कैसे लिखते हैं, लेकिन शायद होगा। ठीक है, तो बैकअप 2 बनाया तो मेरा बन गया, 1 शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट था। आई एम नॉट श्योर, यहाँ दिख नहीं रहा, बट एनीवे, एक बार इसको रिफ्रेश करते, लगता है मैंने 2 बार चलाया होगा शायद, इसलिए 2 बार दिख रहा है। हाँ, MP1 बैकअप 1 बैकअप 2। ठीक है, एनीवे, तो बैकअप 2 मेरा बन गया। यहाँ पे मैं बैकअप 2 का नाम डाल देता हूँ, यहाँ ट्रंकेट कर देता हूँ। ठीक है, ओह, ट्रंकेट टेबल। ओके, और टेबल नेम, इसमें आप वेयर क्लाउज नहीं लिख सकते हो। ये जब भी ट्रंकेट करेगा तो वो उसके पूरे डेटा को करेगा। ओके, एंड उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसमें डेटा है या नहीं बिफोर ट्रंकेटिंग। तो इसमें डेटा इतना सारा है। अब इसको ट्रंकेट करते हैं। ट्रंकेट करने से पहले एक और काम करते हैं। यहाँ पे
अच्छा, बैकअप वन में कितने हैं? बैकअप वन को भी देखता हूँ। ये भी तो अभी का है ना डेटा। हाँ, दो, ठीक है। तो ट्रंकेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। ओके, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बैकअप। ठीक है, वन रो डिलीटेड। अभी मैंने कमिट नहीं किया। ठीक है, कमिट नहीं किया। और मैं ट्रंकेट करने जा रहा हूँ कोई दूसरे टेबल पे, उस टेबल पे भी नहीं है ना, मैं बैकअप टू को ट्रंकेट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा कि इम्प्लिसिट कमिट है, यानी एक बार भी कमिट हुआ तो उस सेशन में जितने भी अनकमिटेड पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो सब कमिट होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ट्रंकेट करने जा रहा हूँ। ये क्या किया कि इसने ट्रंकेट कर दिया इस टेबल को, तो पहले इस टेबल में देखते हैं डेटा है कि नहीं, नहीं है। और इसने इम्प्लिसिट कमिट कर दिया, तो यहाँ जो मैंने डिलीट किया था अब वो भी कमिट हो गया। इस सेशन में जितने पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब कमिट हो जाते हैं, चाहे आप ऐसे करो या नॉर्मली भी कमिट करोगे। और आपने 10 अलग अलग अपडेट डिलीट सब चला के रखा है, तो आप कमिट करोगे तो ऐसा नहीं कि वो लास्ट वाला का होगा, वो जितने भी पेंडिंग होंगे उस सेशन के सब कमिट होंगे। तो उसी तरह यहाँ जब चूंकि इसने कमिट किया इम्प्लिसिटली, तो इधर का कुछ पेंडिंग था उसको भी उसने कमिट कर दिया। इम्प्लिसिट कमिट यही है। हाँ, यहाँ पर ही देखो क्रिएट किया ना ये, दिस इज क्रिएट डीडीएल स्टेटमेंट। जहाँ भी डीडीएल स्टेटमेंट चलेगा तो वो इम्प्लिसिट कमिट करता है। अब ये भी डीडीएल स्टेटमेंट है, इसलिए इसने भी इम्प्लिसिट कमिट किया। तो आपका जो ये है, आपने जो पहले था ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये सारे डीएमएल स्टेटमेंट्स हैं। तो इन सब में आपको एक्सप्लिसिटली कमिट या रोलबैक लिखना पड़ता है। और अगर आपका इम्प्लिसिट कमिट किस में होता है, तो वो डीडीएल स्टेटमेंट में होता है, डीडीएल। ओके, तो डीडीएल स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट होता है जो ऑटोमेटिक करता है? तो जैसे कि आपका हो गया क्रिएट, ना कि सिर्फ क्रिएट मतलब सिर्फ क्रिएट टेबल ही नहीं, क्रिएट पैकेज, क्रिएट प्रोसीजर, कोई भी क्रिएट चल गया हो गया। या फिर है ना, क्रिएट व्यू। तो क्रिएट हो गया डीडीएल स्टेटमेंट। और अब क्रिएट के बाद आप क्या करोगे, अल्टर करोगे, चेंजेस करोगे उसमें। तो क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया। फिर तुम्हारा ड्रॉप हो गया, मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट को ही हटा देना है, ड्रॉप टेबल जैसे करेंगे, टेबल को ही ड्रॉप करना है, तो वो भी एक हो गया। फिर आपका जो अभी मैंने बताया ट्रंकेट, दिस इज ऑल्सो। तो ये सब सब जो है ये सब चलाओगे, इसमें से कोई भी चलाओगे। और अगर इधर आपने कुछ कुछ पहले से चेंजेस कर रखे हैं तो इसमें से कोई भी चलाओगे तो आपका वो ऑटो कमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ क्रिएट वर्ड है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये भी डीडीएल है। ट्रंकेट है तो ये भी डीडीएल है। तो इसने इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ पर वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ, तो मुझे एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए था, अब नहीं मिलेगा, जीरो, क्योंकि उसने डिलीट करके कमिट भी कर दिया, है ना। अब आप रोल बैक भी कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हो गया है कमिट, वापस से भी देखोगे तब भी इतना ही डेटा दिखेगा, यानी ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चलाने से पहले ध्यान देना है। अब इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आप क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप या ट्रंकेट चला रहे हो, ठीक है, और समहाउ वो मान लो कि आप ऐसा सिंटैक्स लिखे हो कि वो समहाउ वो फेल हो गया, किसी कारण से नहीं चल पाया, लेकिन ये तब भी कमिट कर देगा, ऑटो कमिट। ऐसे नहीं कि ये सक्सेस हो जाएगा, ऐसे चलाया मैंने इसको, ये सक्सेसफुली हुआ तभी आपका वो कमिट करेगा, नहीं। जब भी आपका डीडीएल स्टेटमेंट चलेगा तो वो क्या करता है, डीडीएल से पहले, यानी खुद का जिस लाइन को आप रन करने जा रहे हो, वो पहले चेक करता है कि ये स्टेटमेंट कौन सा है, डीडीएल है कि सेलेक्ट है कि डीएमएल है, तो वो चेक करता है अच्छा ये डीडीएल है। तो जैसे ही डीडीएल अगर वो रन करने जाएगा तो सबसे पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट बोलता है कि मैं पहले पुराने जितने भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है उसको मैं ऐसे कमिट कर दूंगा। तो पहले वो कमिट रन करता है तब खुद को रन करता है, यानी पहले वो इसको रन करता है, ना कि खुद के रन होने के बाद कमिट नहीं करता है। वो खुद पहले कमिट करता है, यानी पहले पुराना जितना हिसाब पुराना है उसको क्लियर करो, देन वो खुद के स्टेटमेंट को रन करता है। तो अगर बाद में ये जब क्रिएट स्टेटमेंट या अल्टर स्टेटमेंट फेल भी हो जाता है, तब भी वो कमिट तो हो चुका क्योंकि उसने पहले कमिट चला दिया था। समझ में आई बात?
तो जैसे कि मान लो कि आप कोई डायनेमिक क्वेरी लिख रहे हो जिसमें आपका डायनेमिकली क्रिएट स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है या अल्टर स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है रन टाइम में, वो तो सिंटैक्स के टाइम पे तो वो एरर नहीं देगा। या फिर अगर दे भी रहा है सिंटैक्टिकली सही भी है लेकिन रन होने समय बाय कोई एनी लॉजिक वो फेल हो गया, ठीक है। या फिर आप सेम नाम का टेबल बना रहे हो, वो ऑलरेडी बन गया, तो सिंटैक्टिकली तो वो आप सही लिखे हो, कंपाइलेशन में एरर नहीं देगा, रन टाइम में वो नहीं चलेगा। तो उस केस में भी आपका कमिट हो जाएगा क्योंकि वो कमिट पहले कर देता है, बाद में उसको रन करता है, ठीक है। तो ये सब पे ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कुछ हो, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है, मान लो बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर आपने सब कुछ लिख दिया, इंसर्ट अपडेट ढेर सारा अलग अलग, इस टेबल से उस टेबल में, उस टेबल से जोड़ घटाव करके दूसरे टेबल में, और बीच में कहीं गलती से कोई बैकअप या फिर कोई क्रिएट का या कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया हो कि बैकअप लो टेबल का या फिर कुछ नया व्यू बनाओ रन टाइम में, अगर ऐसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट तो फिर वो सब चला जाएगा। फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि अच्छा आगे जाके कोई नया स्टेटमेंट में फेल हुआ तो पूरे को रोल बैक करो, वो स्टेटमेंट फिर आपका काम में नहीं आएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना है। तो ये सब है इंसर्ट अपडेट डिलीट का। ओके, इम्प्लिसिट कमिट एंड एक्सप्लिसिट कमिट, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब डीडीएल ऑटोमेटिक कर देता है, एक्सप्लिसिट मतलब अलग से आपको कमिट एंड रोल बैक करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रंकेट में भी ध्यान देना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट ही कर देगा, पूरा पूरा का पूरा टेबल खाली कर देगा और कमिट भी कर देगा। तो इस वाले स्टेटमेंट से एकदम सावधान रहना है जब भी चलाना है, तो कि ये पूरा टेबल आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो फिर बाद में, गया सब कुछ। तो इसको तो चलाना ही मत कभी, ज़रूरत ना पड़े तो, बहुत डेंजर स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो ये सब सब डिलीट हो गया था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नया नया ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, है ना, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सब सब कैसे होता है, ये सब सीखेंगे।